देखो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि व्हाट आर द हमने जो कल टॉपिक डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। तो ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर में कौन कौन आते थे। ए बायोटिक फैक्टर में हमने चार चीज़ें देखी थी। एक तो टेम्परेचर देखा था, सनलाइट देखा था, वाटर देखा था और एयर सॉइल देखी थी। उसमें फिर हमने बताया था कि सनलाइट की क्या इम्पोर्टेंस होती है, टेम्परेचर की क्या इम्पोर्टेंस होती है। टेम्परेचर में दो चीज़ें बताई थी, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। जो एनिमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे हम लोग हैं, अगर हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं। तो कांपने से क्या होता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज़ कर लेता है, या फिर हम चादर ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, तो उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर हमें गर्मी लगती है तो क्या होता है, अगर गर्मी लगती है तो हम लोग ठंडा पानी पीते हैं या नहाते हैं अपनी बॉडी को कूल करने के लिए, या फिर इवेपोरेट करते हैं। मतलब पसीना जब आता है तो पसीना क्यों आता है, पसीना भी बॉडी को ठंडी करने के लिए आता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद फिर उसके बाद था हमारा मैं लाइट के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बारे में बताया था, सॉइल के बारे में बताया था कि कैसे कैसे सॉइल का कॉम्पोजिशन होता है, कैसे कैसे सॉइल होती है, उसके हिसाब से फिर क्या होता है, वहाँ पे ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद फिर रेस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, किसमें जो बाहर की एनवायरनमेंट है उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसमें चार तरह के आते हैं, चार तरह के अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होते हैं रेगुलेटर, यहाँ पे रेगुलेटर लिखा हुआ है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं उनको रेगुलेटर बोला जाता है। फिर कन्फर्मर होते हैं, फिर माइग्रेटर होते हैं और फिर सस्पेंडर होते हैं। तो इन चारों के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर रेगुलेटर, कन्फर्मर, माइग्रेटर, कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं और वैसे भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो रेगुलेटर वो होते हैं जो अपनी बॉडी का, देखो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब जो तुम्हारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ homeostasis by a physical and behavioral means. It ensure constant body temperature, thermoregulation, constant osmotic concentration, osmoregulation etc. ये सारी की सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब पता है ना क्या होता है, रेगुलेटर का मतलब जो रेगुलेट कर दे किसी भी चीज़ को। तो रेगुलेटर्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, सब बर्ड्स आते हैं, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, वेरी फ्यू वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ये तुम्हें सब पता ही है क्या होते हैं। अब उसके बाद में रेगुलेटर जो होते हैं वो थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन, जो हम हैं मैमल्स हैं उनके अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे अ, हाँ कैसे मेंटेन हो रहा है बॉडी का टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन कैसे हो रहा है। तो द सक्सेस ऑफ मैमल इज़ मेनली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आज के अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्राणी है वो मैमल है। ठीक है, मतलब हम लोग हैं, हम हैं, और जितने भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, तो जितने भी मैमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्यों है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स वाई जस्ट ड्यू टू दिस एबिलिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दैट्स वाई मैमल्स आर बेस्ट। ठीक, इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज़ मोर देन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है। तो जब मतलब बाहर गर्मी होती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो बॉडी क्या कर देती है, बॉडी स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है, पसीना आने लगता है, एंड दिस रिजल्ट इन इवेपोरेट कूलिंग एंड ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
जैसे ही स्वेटिंग होती है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल होने लगता है, और बस इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज़ बिलो 37 डिग्री सेल्सियस शिवरिंग अकर इट प्रोड्यूस, ये सब तो मैं बता दिया मैंने। अब रेगुलेटर में देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर द स्मॉल एनिमल्स, श्रू, हमिंग बर्ड्स एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब होता है? जब थर्मो रेगुलेशन होता है तो थर्मो रेगुलेशन होने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है वो कैसा है? एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, स्पेशली एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स के लिए जैसे श्रू हो गए, हमिंग बर्ड हो गए, इनका जो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि जो इनकी बॉडी का सरफेस एरिया है वो तो बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम बहुत कम है। तो उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो बॉडी की हीट है वो ज़्यादा लॉस्ट होती है, उसकी वजह से उसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, और इसी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अब देखो ये जो ग्राफ दे रखा है, ये दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पो सेकंड है कन्फर्मर। देखो कन्फर्मर इसमें तीन ग्राफ दिखा रखे हैं। रेगुलेटर में एक रेड वाली लाइन से रेगुलेटर को दिखाया है, कन्फर्मर को ग्रीन वाली लाइन से दिखाया है, और इसको पार्शियल रेगुलेटर को ब्लू वाली लाइन से ही दिखाया है। तो ये तीन तरह के अलग अलग कैटेगरी है जानवरों की, इंडिविजुअल्स की, ऑर्गेनिजम्स की। कन्फर्मर वो होते हैं कि जब आप एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अपना इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे। जितना आप एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने इंटरनल टेम्परेचर को ये मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्मर। लेकिन जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स में कौन आते हैं कि एक, अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रह रहा है हर जगह, देखो। बट पार्शियल रेगुलेटर में क्या होता है? पार्शियल रेगुलेटर में ये होगा कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी बढ़ता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो दे बिहेव एज अ रेगुलेटर, ठीक है। तो पार्शियल रेगुलेटर ये होता है कि वो थोड़ा सा कन्फर्मर की तरह बिहेव करते हैं और थोड़ा फिर किसकी तरफ बिहेव करते हैं? रेगुलेटर्स की तरफ बिहेव करते हैं, ठीक है। अब माइग्रेट का मतलब होता है इधर से उधर माइग्रेट करना, मतलब जाना। तो इसके एग्जांपल जो हैं, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके एग्जांपल्स याद रखना है तुम्हें। साइबेरियन क्रेन्स इसका एक एग्जांपल है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर। एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर, क्यूलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। ये क्यूलाडो नेशनल पार्क बर्ड्स के लिए बहुत फेमस माना जाता है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो आते हैं, तो टूरिस्ट जाते हैं काफ़ी देखने के लिए इसको, क्यूलाडो नेशनल पार्क को। भरतपुर में है ये, राजस्थान में। होस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम द साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। तो जब साइबेरिया वगैरह में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो जो ये साइबेरियन क्रेन्स है ये वहाँ से उड़ के और कहाँ जाते हैं? क्यूलाडो नेशनल पार्क में, भरतपुर में है जो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सस्पेंडर। सस्पेंडर क्या होता है?
In the bacteria, fungi and lower plants, thick-walled spores helps to survive unfavorable condition. Under suitable condition, they germinate. In higher plants, seeds and some vegetative reproductive structure serves to tide over periods of stress by reducing their metabolic activity. They germinate under favorable moisture and temperature. इन देखो सस्पेंडर, इसमें इन तीनों में सस्पेंडर कौन है? देखो जो मैंने ग्राफ बनाया था, इस तीनों में सस्पेंडर कौन है? इन तीनों में जो सस्पेंडर है वो कन्फर्मर है। कन्फर्मर का मतलब कि अगर बाहर का टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा दें तो अंदर के टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस इंडिविजुअल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो अगर बाहर पे हार्श कंडीशन भी है, एक्सटर्नल टेम्परेचर भी है, तो उसके बाद भी उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी ये सरवाइव कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? बैक्टीरिया होती है, फंजाई होती है, लोअर प्लांट होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। तो ये क्या करते हैं, ये अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आती भी है तो ये क्या करेंगे उसको झेल जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर सस्पेंडर और कन्फर्मर्स। इन द एनिमल्स एग्जाम्पल्स आर हाइबरनेशन ऑफ बियर्स ड्यूरिंग विंटर। जो भालू होता है वो हाइबरनेट कर लेता है। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि वो सो जाता है और बहुत लंबे टाइम के लिए वो सो जाता है, सोता रहता है विंटर्स में, क्योंकि ही डोंट लाइक विंटर। तो विंटर में वो सोता रहता है। एस्टाइवेशंस ऑफ सम स्नेल्स एंड फिशेस ड्यूरिंग समर। डायपॉस, a stage of suspended development of many zooplanktons in lake and ponds। इनके एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं। सस्पेंडर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं वो तुम्हें याद रखना है। इस चैप्टर में देखो अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी ही बस दी गई है, इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, बस तुम्हें याद करना है कि क्या क्या चीज़ें। अब देखो इस वाली स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता लगेगी। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज़ में ढाल लेना, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन इज़ द मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी रूप से दिखने में हमने उसको ऐसा ढाल लिया। फिजियोलॉजिकल उसकी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, या बिहेवियरल उसके बिहेवियर में चेंज आया है। एट्रीब्यूट दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिज़म को ऐसे चेंज, ऐसे अडेप्टेशन क्या करते हैं, ऐसे अडेप्टेशन ऑर्गेनिज़म को क्यों ऑर्गेनिज़म ऐसे अडेप्टेशन करते हैं, अब तुम समझ जाओगे। देखो इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 फोटोज़ दे रखी हैं अलग अलग। एक पोलर बियर की है जो वाइट कलर का तुम्हें दिख रहा है, इसके शरीर पे बड़े बड़े बाल दिख रहे होंगे, है ना। तो इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। कैसे एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिया? मतलब बर्फीले एनवायरनमेंट में इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो ये वाइट कलर का है एक तो बर्फ़ भी वाइट होती है। तो अगर ये पड़ा हुआ कहीं होगा या कहीं बैठा हुआ है तो लोगों को पता नहीं लगेगा, शिकारियों से बच सकता है, ठीक है, पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक अडेप्टेशन है इसके लिए। फिर इसके बाद इसकी बॉडी के ऊपर जो बड़े बड़े बाल हैं, जो इसने मतलब भालू के ऊपर जो ये बाल है, तो इससे क्या होगा कि इसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, हीट लॉस कम होगी। ठीक है, अब देखो इसमें एक और तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें गिरगिट का एक फ़ोटो है। तो ये भी अपने आप को तुमने सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलता है। तो रंग बदलना दैट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी कैमोफ्लेज गिरगिट की। तो ये रंग बदल लेता है, डिफरेंट डिफरेंट रंग बदलता है प्रीडेटर से बचने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए ये रंग बदलता है। उसके बाद फिर देखा होगा तुमने
ये कैक्टस की लीव है, तो ये लीव्स क्या होती हैं? दीज आर नॉट एक्चुअली लीव्स, दीज आर स्टेम्स, ग्रीनिश स्टेम। और जो इसकी लीव्स हैं वो स्पाइंस में, जो इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, एक्चुअल में इसकी लीव्स वो होती हैं जो इसके ऊपर कांटे होते हैं। और जो ये तुम्हें लीफी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नॉट लीव्स एक्चुअली, दीज आर स्टेम्स। ठीक है, तो ये स्टेम्स, इसमें इन्होंने ये अडेप्टेशन कर लिया है। उसके बाद देखो शीप के ऊपर, देखो शीप लंबा सा है, इसके ऊपर एक कूब निकला हुआ है ना, तो ये भी इसका अडेप्टेशन है। उसके बाद ये इसको बत्तख को देखो, बत्तख ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है कि ये पानी में भी रह सकती है और ये कहाँ रह सकती है, लैंड में भी रह सकती है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये वाली जो स्लाइड है, अडेप्टेशन ऑफ कैंगरू रैट। कैंगरू रैट एक्चुअली में क्या होता है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें पूछा जाता है बिकॉज पेपर में ये। अब ये अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही वाटर को पीता है कैंगरू रैट। एक तो खास बात ये है इसकी। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन गिव्स वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। एबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। दो चीज़ें होती हैं इसमें, ये अपनी बॉडी के ही फ़ैट को ऑक्सीडाइज करके, जब ये फ़ैट को ऑक्सीडाइज करता है तो उससे इसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट जो वाटर होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट इसको मिलता है। तो ये इसका एक मतलब इसकी खास बात है, अडेप्टेशन है इसका। फिर दूसरी इसकी क्या है कि ये अपने यूरिन को कितना भी चाहे कंसनट्रेट कर सकता है, मतलब यूरिन जितना कंसनट्रेट होगा उतना पानी का लॉस कम होगा, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो रिमूव हो जाएंगे। अडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट की कैसे कैसे क्या क्या होती है अडेप्टेशन उनके, जो तुमने देखा होगा, अगर तुम डेजर्ट में तुम कैक्टस वगैरह को देखो तो उसके ऊपर एक वैक्सी सी लेयर होती है, उसको थिक क्यूटिकल की लेयर बोलते हैं लीव्स के ऊपर। और उसमें क्या होता है कि मतलब पानी का लॉस कम हो, इस वजह से उसकी पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी मोटी मोटी होती है। तो ये सारे के सारे अडेप्टेशन है, कैसे डेजर्ट के प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है किसी भी जगह में जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अडेप्ट कर रखा है अपने आप को, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। फिर उसमें इनकी खास और क्या बात होती है, दूसरा इसमें पॉइंट होता है, देखो अगर ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द अडेप्टेशंस फॉर द डेजर्ट प्लांट, तो तुम क्या क्या इसमें अडेप्टेशन लिखोगे? सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस, जो लीफी सरफेस है उसके ऊपर क्या है, थिक क्यूटिकल की लेयर है। दूसरा इसका पॉइंट लिखोगे सनकन स्टोमेटा, जो सनकन स्टोमेटा होता है, देखो स्टोमेटा ऐसे होता है, तुम्हें सबको पता होगा स्टोमेटा कैसे क्या होता है। तो स्टोमेटा अभी देखो ऐसे क्लोज है, और ये खुल गया, ये इसकी ये ऐसे दो स्टोमेटा है, दो सेल्स ऐसे होती हैं इसकी स्टोमेटा की, दो इस तरीके से होती है। अभी ये खुल गया, ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया। तो क्या होता है कि स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है, इसका काम क्या होता है स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है जो रात में भी खुला रहे, ठीक है। नहीं सॉरी, सनकन स्टोमेटा हेल्प्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू रेस्पिरेशन। तो रात में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, मतलब ये वाले जो स्टोमेटा होते हैं ये बंद हो जाते हैं। वैसे दिन में स्टोमेटा बंद हो जाता है, रात में खुल जाता है, लेकिन इन वाले जो प्लांट होते हैं इनमें रात में भी बंद ही रहता है स्टोमेटा, ताकि वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके। ट्रांसपिरेशन बहुत बार बताया है मैंने क्या होता है, कैम, कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे इनेबल्स द स्टोमेटा। कैम जो होता है वो एक तरह का प्लांट होता है, तुमने अगर, हाँ अच्छा, 11th क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी कट गई। C3 C4 टाइप करके प्लांट आते हैं, C3 C4 टाइप के प्लांट होते हैं जो अलग अलग फोटोसिंथेसिस करते हैं, कैम फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो स्टोमेटा होता है वो इनेबल्स द स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब डे टाइम में भी वो बंद रहेगा स्टोमेटा, ताकि जो वाटर के लॉस है उसको हम कम से कम किया जा सके। डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपोन्चिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द स्टेम। ये चीज़ तो मैं बता दिया है, ओपोन्चिया का प्लांट ये बना हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ओपोन्चिया।
ठीक है। नाउ अडेप्टेशन ऑफ मैमल्स, मैमल्स ने क्या क्या अडेप्टेशन कर रखे हैं, ठीक। तो इसमें मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट हैव अ शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्ब टू रिड्यूस हीट लॉस, दिस इज़ कॉल्ड एलन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब नॉट इन योर ट्वेल्थ क्लास बट इन योर नीट और कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि व्हाट इज़ एलन रूल। तो एलन रूल ये कहता है कि जो मैमल्स ठंडे इलाके में रहते हैं उनके कान छोटे होते हैं और उनकी जो लिम्स होती हैं, मतलब उनके हाथ और पैर होते हैं, वो भी छोटे छोटे होते हैं ताकि वो हीट लॉस को रिड्यूस कर सके, जो बॉडी से उनकी हीट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको रिड्यूस कर सके। अब देखो यहाँ पे एक सील का एग्जांपल दिया हुआ है, सील इज़ ऑल्सो अ मैमल, और इसके जो हाथ और पैर हैं वो दोनों छोटे छोटे हैं और इसके कान भी बहुत छोटे हैं ताकि ये हीट लॉस को कम कर सके। यही एलन रूल कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज़म ठंडी इलाके में रहेंगे उनके हाथ पैर छोटे छोटे होंगे और उनके कान छोटे होंगे। एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर, इनकी बॉडी के ऊपर एक फ़ैट की लेयर होती है सील की बॉडी के ऊपर एक फ़ैट की लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट, जिसके नीचे मतलब स्किन होती है और उसके बाद में वो इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है, इंसुलेटर का काम करती है, वो उसको रोकने का काम, हीट रिड्यूस का। नाउ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन क्या क्या हो सकती है, मतलब हमारे फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है जो अंदर हो रहे हैं, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, रेस्पिरेशन है, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं वो कैसे अडेप्ट हो रही है। आर्ची बैक्टीरिया बहुत पुराने बैक्टीरियाज हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, आर फाउंड इन hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperature is more than 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे थर्मल स्प्रिंग्स मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाए थे, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, वहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया रहते हैं और टेम्परेचर उसका 100 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट कर लिया है। Many fish thrive in the Antarctic waters. Temperature is below 0 degree. Many marine invertebrates and fishes live at greater depth in the oceans where the pressure is more than 100 times the normal atmospheric pressure. That is all very clearly given in this slide. इसको पढ़ना है बार बार और याद करना है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। At the high altitude, a place more than 3500 meter, we feel altitude sickness. Its symptoms are nausea, heart palpitations and fatigue. This is due to low atmospheric pressure, so body does not get enough O2. Generally, we acclimatize the situation and the body compensate low O2 availability by increasing RBC and breathing rate and decreasing the binding capacity of the hemoglobin. देखो क्या होता है कि जब तुम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो, जब तुम पहाड़ों पे जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो, तो वहाँ पे तुम्हें ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है, सांस फूलने लगेगा, तुम्हारा जी मिचलाने लगेगा, नौशिया होगी, तुम्हारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, ठीक है, तुम्हें थकान होगा। क्यों होगा ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही तुम ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो रिड्यूस होने लगता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम है, तो जब ऑक्सीजन कम होगी वहाँ पे तो तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो जो तुम्हारी आरबीसी है वो उनका साइज़ बड़ा होने लग जाएगा, वो अपने आप को बड़ा करने लग जाएंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी को अपने साथ में बाइंड कर सकें, ठीक है। नाउ बिहेवियरल एडेप्टेशन, डेजर्ट लिजार्ड बास्क इन द सन, बास्क का मतलब होता है सेकना, ठीक है। डेजर्ट लिजार्ड बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर इज लो बट मूव इनटू द शेड व्हेन द एम्बिडियंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे ये एक दे रखा है इसका, डेजर्ट लिजार्ड का एक फ़ोटो है, तो ये क्या कर रही है, धूप सेक रही है। तो जब ये धूप के नीचे सेकती है, धूप सेकती है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद में ये अपने बुरों में चली जाती है वापस। सम स्पीशीज बुरो इन द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव हीट।
अबव ग्राउंड हीट। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक पार्ट इस चैप्टर का पूरा हो गया, एक पार्ट कल कर लेंगे हम। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, जितना भी लेक्चर पढ़ाया है इसको बहुत ध्यान से आराम से अकेले बिल्कुल कानों में ईयरफोन लगा के नो डिस्टरबेंस के साथ में समझोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, हर एक बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी। ठीक है।